गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में क्या योगदान है और उन्होंने कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, इन सब का अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक ग्रंथ जो हैं रस मीमांसा हैं, त्रिवेणी हैं, चिंतामणि भाग हैं, फिर तुलसीदास या तुलसी ग्रंथावली की भूमिका हैं, भ्रमरगीत सार हैं और जायसी ग्रंथावली हैं। इन सब में एक आलोचनात्मक दृष्टि हमें जहाँ नज़र आती है उसी का अपन जो हैं यहाँ विस्तृत और व्यापक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति कैसी थी और उन्होंने किस प्रकार से आलोचना पद्धति को अपनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कैसा है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनका कार्य बड़ा ही ठोस है। कैसा है? यानी तथ्यात्मक कार्य हैं, ठोस हैं और इस तथ्यात्मकता के साथ में गंभीरता भी रही है। ठोस और गंभीर इनका कार्य है तथा भावी आलोचना साहित्य पर व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कार्य हैं ठोस हैं और गंभीर हैं। इसके साथ भावी आलोचना के क्षेत्र में या आलोचना साहित्य में ये एक व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। आचार्य शुक्ल ने न केवल भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों को एक विशिष्ट और समन्वित रूप प्रदान किया, अपितु हिंदी आलोचना को सर्वथा विशिष्ट एवं स्वतंत्र रूप से विकसित करने का सफल प्रयत्न किया और काफ़ी हद तक वे सफल भी हुए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय यानी काव्य शास्त्रीय लक्षणों और वैज्ञानिक भूमि पर यानी तर्क संगत प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। इनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। किसके संबंध में कहा? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के संबंध में और विशेष रूप से हिंदी आलोचना के संबंध में कहा गया है कि इन्होंने जो समीक्षाएं की हैं, आलोचनाएं की हैं, वो एक तो शास्त्रीय पद्धति पर हैं, काव्य शास्त्रीय पद्धति पर हैं, यानी काव्य लक्षणों को आधार बना करके की गई हैं। दूसरा इसमें है कि वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित हैं, यानी इसको अपन तार्किक कह सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों का समावेश है, इसलिए शुक्ल जी को युग प्रवर्तक
कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने युग प्रवर्तक का कार्य किया है। उनका यह कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। हम देखते हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य की चरितार्थता केवल चमत्कार प्रदर्शन या मनोरंजन से नहीं होती, अपितु जीवन में मंगल विधायक मूल्यों पर आधारित रसास्वाद ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। क्या कहा है कि कोई भी काव्य की सृष्टि करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि काव्य में चमत्कार प्रदर्शन करना, मनोरंजन करना। काव्य का मुख्य ध्येय क्या है कि जीवन में मंगलदायक मूल्यों पर आधारित होकर के रसास्वाद ही इनका लक्ष्य होना चाहिए। शुक्ल जी के लेखन में सर्वतः मर्यादा है, नीति तथा लोक संग्रह का आग्रह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास में पहली बार हिंदी साहित्य को सुसंगत विधि से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया, यानी शुक्ल जी के द्वारा ही हिंदी साहित्य के इतिहास को एक संगठित करके ऐतिहासिक परिदृश्य दे करके प्रस्तुत किया गया था। इसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में प्रचलित अनन्य प्रवृत्तियों का अत्यंत प्रामाणिक विवेचन किया गया है, यानी प्रमाण के साथ, प्रामाणिक तत्वों के साथ, बड़े तर्क के साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं उनका विवेचन किया गया है और साहित्यकारों के कृतित्व की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है। आलोचना के सिद्धांतों और मानदंडों को प्रतिपादित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो ग्रंथ हैं उनमें रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि भाग 2 प्रमुख रूप से हैं। शुक्ल जी ने रस और अलंकार की युग के अनुरूप व्याख्या प्रस्तुत की है। एक प्रकार से यह रस की पुनः स्थापना सी प्रतीत होती हैं। तुलसी ग्रंथावली की भूमिका में तुलसीदास के ब्रह्मगीत सार की भूमिका में सूरदास के एवं जायसी ग्रंथावली की भूमिका में मलिक मोहम्मद जायसी के कृतित्व की विस्तृत समीक्षाएं की गई हैं। ये शुक्ल जी की अनुपम आलोचक प्रतिभा के प्रमाण हैं। लोकमंगल एवं नैतिक मूल्यों का आदर्श अपने सम्मुख रखकर आलोचक ने उक्त कवियों की यानी तुलसी, सूर और जायसी की रचनाओं की समीक्षाएं की हैं। रचनाओं की व्याख्यात्मक आलोचना करते हुए शुक्ल जी ने सभी पहलुओं में
या सभी पहलुओं से काव्य सौंदर्य का परिशीलन और मूल्यांकन किया है। आचार्य शुक्ल जी की उक्त समीक्षाओं चिंतामणि में संग्रहित लेखों एवं रस मीमांसा आदि ग्रंथों के द्वारा आलोचना के विविध पहलू स्पष्ट हुए हैं। उन्होंने रस को आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर परखा है और शब्द शास्त्रीय रूढ़ि को तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया है। आलोच्य रचना के प्रसंगों में निहित गूढ़ अर्थों को उद्घाटित किया गया है। किसी विशेष साहित्यकार के कृतित्व का अन्य साहित्यकारों की तुलना में रखकर मूल्यांकन किया है। यानी किसी साहित्यकार का मूल्यांकन करना है तो उसके पैरेलल, उसकी तुलना में दूसरे साहित्यकार को, उसी लेवल के साहित्यकार को रख करके इन्होंने उनकी समीक्षा की है, मूल्यांकन किया है। साहित्य सृजन के मूल तत्वों का विश्लेषण किया है, साथ ही सामाजिक जीवन के प्रति साहित्यकारों के दायित्व क्या होते हैं, इन दायित्वों को मानते हुए लोक मंगल के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। इसी कारण उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना है। ये कुछ समीक्षा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी हुई। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने समीक्षाएं लिखी हैं। उनमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, सेठ कन्हैयालाल पोदार हैं, लाला भवानी दीन हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं और गुलाब राय आदि। देखिए, हम यहाँ पर समीक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आलोचकों की आलोचनाएं पढ़ते हैं। थोड़ा सा परिचय हम सबसे कर लेंगे, एक एक दो दो पंक्तियों में। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका नाम आचार्य शुक्ल जी के बाद में आता है और इन्होंने हिंदी समालोचना को अधिक संगत बनाया है और वैज्ञानिक बनाने में बड़ा योगदान दिया है। हिंदी के छायावादी काव्य के सर्वप्रथम
सहृदय व्याख्याता आप ही हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने छायावादी काव्य की सबसे पहले व्याख्या की है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी। दूसरा इनका ग्रंथ है आधुनिक साहित्य। तीसरा ग्रंथ है नया साहित्य नए प्रश्न। और चौथा है जयशंकर प्रसाद महाकवि सूरदास। इनकी प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ हैं। फिर बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने समालोचना में समन्वयवादी दृष्टि स्थापित की है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह रहा है कि उन्होंने समालोचना जैसे दुरूह और जटिल विषय को सुबोध बनाकर साहित्य के सुकुमार पाठकों का बड़ा उपकार किया है। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ाने से सर्वत्र कॉलेजों विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन समालोचना के माध्यम से शुरू हुआ। समालोचना को सुबोध विधि से हिंदी के छात्रों के समक्ष आपने ही रखा है। इससे उनमें समालोचना के प्रति रुचि जागृत हुई और इस प्रकार एक नीरस और जटिल विधा को उन्होंने विद्यार्थियों में भी लोकप्रिय बना दिया। इनके समालोचनात्मक जो कृति हैं वह है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी समीक्षा की सर्वाधिक बिकने वाली यह कृति है, जिसके आज तक 45 संस्करण हो चुके हैं। और भी कई ऐसे समालोचक हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, फिर नगेंद्र जी हैं। ये सभी उस युग के रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर सत्येंद्र एक सशक्त समालोचक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और समालोचना या आलोचना का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा यह विवेचन कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। साथ में अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।